वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में आज रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है जो बुज़ुर्ग और बच्चे होते हैं उनका क्या डाइट प्लान होना चाहिए रोज़े में, कि उनको रोज़े में भी जो उनके एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो भी मिलते रहें, उनको किसी किस्म की कमज़ोरी ना हो, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर ना हो और वो अच्छी तरह से रोज़े रख सकें। इसके लिए हमने मदऊ किया है डॉक्टर सैयद अब्दुर्रहमान बिन मुबीन को, तो उनसे हम इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बच्चों का तो ये है कि उनकी एक जैसे 7 साल के हो गए तो उनकी मदर्स उनको जो है ना रोज़ा रखने की तरगीब देती हैं। एक हमारा कल्चर, हमारी फैमिली में हमारे रिलीजन है। तो अब ये जो बच्चे हैं 7 साल के, ज़ाहिर है उनकी नशो नुमा का पीरियड है। ऐसे में वो बच्चे जो है किसी में आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, किसी में कोई एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो सकती है, कोई अभी पूरी तरह से उसकी ग्रोथ सही नहीं हुई होगी। तो ऐसे में रोज़ा रखना मतलब उनको बिल्कुल खाने पानी से दूर कर देना, तो उस दौरान में उनकी सेहत पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे। और इसी में क्योंकि रोज़े की तो बहुत ज़्यादा अफादियत है, तो वो रोज़े के जो फ़वाइद हैं वो भरपूर कैसे उठा सकते हैं ये बच्चे। हाँ जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, रमजान मुबारक आप सबको। आपको भी बहुत बहुत। देखिए, बहुत छोटे बच्चों को रोजे के लिए सख्ती नहीं करनी चाहिए। बच्चा थोड़ा बड़ा हो, बलूगत के करीब आ जाए तो फिर उसकी आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो, वो भी आहिस्ता आहिस्ता। बहुत छोटे बच्चों में इतना जखीरा नहीं होता कि डाइटिंग के साथ जो है वो उनके इतने स्टोर्स हों जिस्म के कि वो पूरा रोजा रख सकें। हम जब छोटे थे, क्रिकेट खेलते थे, तो छोटे बच्चों की काफ से कच्ची होती थी। हाँ। मतलब कि वो आउट होते थे तो उनका आउट नहीं माना जाता था। सही। तो बच्चों का भी जो रोजा होता है वो काफ से कच्ची वाला होता है। उनको जो है दिन में कई दफा इफ्तार करनी होती है। तो हाँ। उनको अप्रिशिएट करें, उनके साथ सहरी करें और जितना वो रख सकें उतना ही उसको रखें, फिर उनको खाना दे दें और फिर इफ्तार उनके साथ करें। तो एक उनको मोरली सपोर्ट करें, बिल्कुल 100% सहरी टू इफ्तार जैसे बड़े रखते हैं वैसे रखने की जरूरत नहीं है। और ये प्रैक्टिस भी बहुत छोटे बच्चों को, 6-7 साल के बच्चे को तो मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं करानी चाहिए। थोड़े बड़े बच्चों के साथ जब बलूगत के करीब आ जाए, जब उन पे रोजे फर्ज होने लगे, तो उसके करीब 1-2 साल पहले उनको थोड़ा बहुत रमजान में दो तीन रोजे रखवाना शुरू करें। बिल्कुल आपने सही बात कही, लेकिन ये जो बच्चे हैं ना ये खुद भी जिद कर रहे होते हैं, तो उनको एक चिड़ी रोजा रखवा दिया करें। चिड़ी रोजा मतलब बिल्कुल छोटा सा बच्चों का रोजा होता है वो, और उसमें उनको बस इफ्तार से कुछ टाइम पहले तक के सबके साथ जैसे लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना, रोजे से पहले, खोलने से पहले कुछ खाते नहीं है, इसी तरह बच्चों से तो वो उस वक्त भी रुका नहीं जाता, लेकिन वो जो अगर थोड़ा सा भी रुक जाए ना वही उनका रोजा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, उनको ऐसी चिड़ी रोजा जो आपने कहा ऐसे ही रखवाना चाहिए छोटे बच्चों के साथ। जी। अच्छा, जो बुजुर्ग हैं उनका क्या करना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग जिस एज में होते हैं उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत भी कमज़ोर हो जाती है, वो लोग तो ज़ाहिर है ज़्यादातर सप्लीमेंट्स पर ही चल रहे होते हैं। ऐसे में उनमें जो कुछ भी क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर होता है, तो ऐसे में अगर वो रोज़ा रखते हैं तो उसमें उनके लिए रोज़े की क्या फ़ायदियत है और वो किस तरह अपनी इस जो भी मिनरल्स का मतलब दौरानिया इस वक्त रोज़े के दौरान वो किस तरह खुद को सेहतमंद रख सकते हैं। हाँ, देखिए, बूढ़ों का जो है वो ज्यादातर जो है जो हेल्दी है मतलब कि कोई खास उनको ऐसी बीमारी नहीं है, तो ज्यादातर लोग तो रोजे रख पाते हैं, बड़ी उम्र के लोग भी। इनफैक्ट ये जो शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बीमारियां, ये भी इनके इलाज सही से ले रहे हों, दवाइयां वक्त पर ले रहे हों और ये बीमारियां कंट्रोल्ड हों, तब भी रोजा रखा जा सकता है। बहुत मुश्किल इसमें पेश नहीं आती, थोड़ी सी दवाइयों की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है सहरी और इफ्तार में, उसके बीच में, मगर इसको सही से मैनेज किया जाए तो बड़े आराम से ये लोग रोजा रख सकते हैं, ज्यादातर लोग। बल्कि जिनको इंसुलिन का मसला होता है उनके लिए तो रोजा और भी इफेक्टिव होता है। जी, जो फायदे रोजे के हमने पहले भी डिस्कस किए थे वो तो सबके लिए हैं, वो बूढ़ों के लिए भी हैं, वो जवानों के लिए भी हैं, वो फायदे उनको मिलेंगे। जाहिर सी बात है कि वजन अगर कम हो रोजा रखने से
शुगर की बीमारी या बाकी कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, ये वैसे भी बेहतर होती है। सभी बेहतर होते हैं, तो ठीक। हाँ, तो इंसुलिन की जरूरत भी कम पड़ती है, दवाइयों की जरूरत भी कम पड़ती है। अच्छा। तो इंसुलिन वाले शख्स भी हाँ। अगर तो सही से रमजान से पहले ही थोड़ा सा ऐसे मैनेज करना शुरू कर दें कि अपनी डोजेस जो है वो सहरी इफ्तार के बीच में लेना शुरू करें, तो आराम से मैनेज किया जा सकता है। मगर फिर भी जो इतने बीमार हो, जो एडजस्ट भी नहीं कर पा रहे हो, जिनको दिन में लाजमी लाजमी दवाई या इंसुलिन की या दूसरी ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो उनके लिए अल्लाह ने माफी रखी है। वो फिर जो ठीक है। दूसरे तरीके आते हैं, फिदिया देना, जी जी। रोजेदार को खाना खिलाना, वो सब करेंगे, जाहिर सी बात। ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों से की ये शिकायत सुनी है कि उनकी शुगर डाउन हो जाती है, तो अगर उनकी रोजे के दौरान में शुगर डाउन हो जाती है तो फिर ऐसे में उनके लिए फौरी तौर पर क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए? जी, जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर लोग अगर सही से इसको मैनेज करें, क्योंकि शुगर के मरीज को पता चल जाता है कि मुझे कितना खाना खाना है, उस पर कितनी डोज लेनी है, तो मेरा पूरा दिन निकल जाएगा इफ्तारी तक। तो उस हिसाब से अगर सही मैनेज कर ले तो अमूमन ये मसला नहीं होता। दवाई की डोज भी उसी तरह कम कर देते हैं कि ज्यादा डोज जो देनी है बजाय सुबह देने के आप इफ्तार में दे दें, कि अगर शुगर लो हो भी तो वो कुछ खा सके, क्योंकि इफ्तार के बाद तो सहरी तक खा सकते हैं। तो इस तरह से छोटी मोटी एडजस्टमेंट से मैनेज हो जाता है। सही। मगर अगर ऐसा खुदा ना खासा ऐसा उन्हें रोजा रख लिया है और रोजों के दौरान शुगर लो हो गई है, तो जाहिर सी बात है रोजा तोड़ना पड़ेगा और कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, क्योंकि शुगर लो होना तो काफी तकलीफ भी होता है, बहुत ज्यादा लो हो जाए तो खतरनाक भी होता है। अच्छा, इसी तरह जिनका ब्लड प्रेशर अगर लो हो जाए रोजे के दौरान, वो फिर क्या करें? ब्लड प्रेशर लो होने का इतना बड़ा इशू नहीं होता, यूजुअली इतना लो नहीं होता ब्लड प्रेशर कि कोई उससे तकलीफ हो या कोई इमरजेंसी हो या कोई परेशानी हो। तो थोड़ा सा हाई हो सकता है दवाई के कम होने से या किसी वजह से, वो भी ऐसी सीवियर इमरजेंसी नहीं होती, उसमें अमूमन कोई खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बहुत लो हो गया है तो फिर उसको भी थोड़ा बहुत जो है वो ORS और पानी वगैरह पीना पड़ जाता है, या ज्यादा हो तो ड्रिप लगानी पड़ जाती है। अच्छा। मगर अमूमन ब्लड प्रेशर वालों का इतना बड़ा इशू नहीं होता जितना शुगर वालों का होता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को देखा है कि जब पानी का इंटेक नहीं होता रोजे के दौरान, तो जैसे ही वो इफ्तार करते हैं तो उसके बाद उनका पेट फूलना शुरू हो जाता है और फिर उनको यूरिन भी खुल के नहीं हो रहा होता और उनकी रगें तन जाती हैं या कुछ इस तरह की सिम्टम्स देखने में आए, जिसके बाद फिर जो है उनको ना सही से यूरिन खुल के नहीं हो रहा होता। तो ऐसे लोग किस तरह से अपना रोजे में, मतलब क्या उनको फौरन से इफ्तार नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसा, और कौन सी मेडिसिन आप तजवीज करेंगे? अच्छा, देखिए अमूमन पानी पीना कोई नुकसानदेह नहीं होता, और जाहिर सी बात है आप जब इफ्तार में इतने घंटों के भूखे होते हैं तो प्यास भी लग रही होती है, सबसे ज्यादा पानी पीता है इंसान। तो ये अमूमन कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं होती, आप पानी पी सकते हैं, ना ये नुकसान देता है आपको, पेट को नुकसान देता है, ना किडनीज को, गुर्दों को नुकसान देता है। अलबत्ता ये है कि किसी को बीमारी हो गुर्दों की, अच्छा, ये उस सूरत इस में तरह हो सकता की, जिसके लिए पानी रेगुलरली पीना थोड़ा थोड़ा जरूरी हो, डायलिसिस के पेशेंट हो, तो उनके लिए जो अहकामात हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ होंगे। हो सकता है उनको रोजा भी ना रखना हो, क्योंकि उनको कभी कभी कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा लेना होता है। अमूमन पानी पीने से कोई नुकसान नहीं होता, ये हमारे यहाँ मशहूर है कि खाने के साथ ज्यादा पानी पी लो तो पेट फूल जाता है, उसके नुकसानात हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत ख्याल है कि पानी पीने से कोई, खाने के साथ अगर पानी पी लिया जाए या ज्यादा पानी पी लिया जाए तो कोई नुकसान होता है, ऐसा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि अच्छी बात है, पानी पीना चाहिए। जो हम खाना खाते हैं उसकी डाइजेशन के लिए, उसको अब्जॉर्ब होने के लिए बहुत पानी की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो खाना आप खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो पानी की कमी हो जाएगी जिसम में, फिर जिसम का पानी इस्तेमाल होगा। तो खाने के साथ पानी पीना चाहिए, अच्छी बात। बिल्कुल सही। अच्छा, ऐसा क्या हम इफ्तार में या अपने सहरी के टाइम लें कि जिससे हमें प्यास कम लगे रोज़े में? जैसे ज़्यादातर लोग लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, दही का इस्तेमाल करते हैं और इसको बड़ा इफ़ेक्टिव माना जाता है कि भाई इससे प्यास नहीं लगेगी। तो ऐसा क्या लेना चाहिए सहरी और इफ्तार में कि जिससे रोज़े में प्यास कम लगे? अच्छा देखिए, इसमें अगर मैं एक अच्छी बात ये करूं कि अगर आपको बहुत अच्छी अपनी प्रैक्टिस करनी है तो रमजान से पहले ही थोड़ा सा शुरू कर दें, क्योंकि एक आदत होती है। अगर आप दिन में कई दफा पानी पीते हैं, बार बार पानी पीते हैं, तो आपकी जिस्म को आदत होगी उन वक्तों पे पानी लेने की, उसको इस्तेमाल करने की, उसको यूटिलाइज करने की।
तो अगर आप पहले से ही अपना पानी का इंटेक थोड़ा सा कम कर दें, कुछ दिन कुछ हफ्ते पहले से ही, जी। तो वो जिस्म की जो आदत है कि मुझे हर थोड़ी देर बाद पानी पीना है, फला वक्तों में पानी पीना है, तो वो कम हो जाएगी। सही। और जैसे इसकी मैं मिसाल दूं कि पहले जमाने में अरब के अंदर ही घोड़ों को भी रोजा रखवाया जाता था, क्योंकि उनको लंबा रेगिस्तानी सफर करना होता था और दूर दूर तक पानी नहीं होता था, तो उनको पहले से ही फास्टिंग कराते थे कि उनको लंबे अच्छा। लंबे अरसे के लिए पानी नहीं देते थे, कम पानी देते थे, तो जिस्म उसी के तरह अडेप्ट कर लेता है अच्छा, मतलब उनका अपने आप को। स्टैमिना बढ़ाने के लिए कि वो उनको ज्यादा देर तक के फिर वो प्यास ना लगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से थोड़ा सा शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा ये होता है। और बिल्कुल ठीक, सहरी में आप पानी पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो हाइड्रेटिंग हो वो आप ले सकते हैं। मगर एक बात का ख्याल रखें, लोग समझते हैं शायद ज्यादा पानी पीने से ज्यादा देर तक रोजा चलेगा, प्यास का मसला नहीं रहेगा। इसका जरूरी नहीं है, एक थोड़ी सी हद तक तो ये बात ठीक है, मगर एक हद के बाद आप जो पानी पिएंगे वो सिर्फ पेशाब बन के निकल जाएगा, वो जाया ही होना है। और क्या? बहुत ज्यादा पानी पीने से बहुत देर तक जो हाँ, है वो स्टोर नहीं हो जिसम सकता। स्टोर नहीं कर लेगा आपका पानी। और ऊंट थोड़ी है, तो हम इंसान है। ऊंट के पास शायद बिल्कुल, वो हम एक ऊँट और नहीं है कि स्टोरेज होता है। हम स्टोर कर लें। जो लोग बहुत ज्यादा पानी सहरी पीते हैं वो एक आध घंटे में सारा पेशाब बन के निकल जाता है। सही तो बात है। बहुत ज्यादा पेट फुला के जो है इतना कि उल्टी मछली होने लगी, इतना पानी पीने की सही जरूरत बात नहीं है, है। बस थोड़ा 1-2 गिलास 2-3 गिलास पिए जितना नॉर्मल होता है। बिल्कुल। अच्छा, हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि जब हम पूरा दिन तो हमने रोज़ा रखा और इससे हमारा ना बॉडी में बहुत अच्छी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन का जो अमल है वो बहुत अच्छी से फैट ये सब चीज़ें का तोड़ फोड़ हो रहा होता है, और बहुत अच्छा एक तरह से हमारा रोज़े की वजह से ना जो जिस्मानी तौर पर हम बिल्कुल फिट हो रहे होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे इफ्तार का टाइम होता है तो हम मशरूबात में चीनी घोल के पी लेते हैं, और बहुत सारे इस तरह के स्वीट चीज़ें हम यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमने रोज़ा रखा होता है और उसकी वजह से जो बॉडी को फ़ायदा मिलता है ना, तो वो सारा रिवर्स हो जाता है वो उस मशरूब की वजह से। तो लोग ज़ाहिर है कुछ ना कुछ ठंडा मशरूब भी पीना चाहते हैं, तो उसका क्या रिप्लेसमेंट होना चाहिए कि हमें शुगर इनटेक भी ना करें और हम फिट भी रहें? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि रोजे की जो सारी जो फायदे हैं वो हम इफ्तार में अल्हम्दुलिल्लाह सब निकाल देते हैं, बल्कि जी, और नुकसान तक भर बिल्कुल लेते हैं अपने ऑयली आप सब को। चीज़ें खा लेते हैं हम। बिल्कुल, बहुत ज्यादा खा लेते हैं। हम्म। तो इसकी भी एक मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी प्रैक्टिस पहले से शुरू कर देनी चाहिए कि आप जो है ना कम कम इफ्तार में खाएं। अच्छा। और सबसे अच्छा तो देखें पानी है, ठंडा पानी पिए, खूब पिए, जितना पीना है पिए आप इफ्तार में, उसका फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा दिल चाहता है शरबत नुमा कुछ पीने का, तो स्कंजुबीन जो होता है, लेमनेड जिसे कहते हैं, वो हाँ। बनाया जा सकता है कम चीनी के साथ, उसमें लेमन ज्यादा निचोड़ लें। अच्छा। और थोड़ा सा स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो आता है, कैंड्रेल और स्वीटा ऐसे करके, स्प्लेंडा करके, जो शुगर के मरीजों के लिए सेफ होता है, वो आम लोगों के लिए भी सेफ होता है, उससे वजन भी नहीं बढ़ता, वो चीनी के जो नुकसान आते हैं वो भी उससे नहीं होते अगर कम उसमें लिया जाए, तो वो इस्तेमाल किया जाता है। आदि आप थोड़ी सी चीनी डाल लें, थोड़ा सा वो आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल लें जी। और बहुत सारा लेमन डाल लें, तो ये एक मजेदार शरबत बन जाएगा जो कि रिलेटिवली हेल्दी भी होगा। ज़बरदस्त। अच्छा, इफ्तार में मतवाज़न ग़िज़ा जो बैलेंस डाइट है, वो ऐसी क्या चीज़ें हमें इफ्तार में लेनी चाहिए अदर देन जो पकोड़े और शरबत और ये इन सब चीज़ों की वजह से जो सारा अफेक्ट रिवर्स हो जाता है, तो हमें इफ्तार में ऐसी क्या चीज़ें, क्योंकि दही बड़े तो चलो समझ आता है, फ्रूट चाट भी समझ आती है, दोनों से मतलब अच्छा एक विटामिन हेल्दी मिनरल्स चीजें, मिल रहे हाँ। हैं, हेल्दी है ये। लेकिन इसके अलावा जो हम पकोड़े वगैरह, तो उसका क्या अल्टरनेटिव होना चाहिए? क्या बैलेंस डाइट, अच्छा बैलेंस मतवाज़न ग़िज़ा क्या बताएंगे आप इफ्तार के लिए? देखिए, एक तो बहुत सारा नेगेटिव जो चीजें निकल जाएंगी इन पकोड़े समोसे से कि अगर घर पे बनाई जाए अच्छा। हाँ, और गंदे हेल्दी में ना तेल में हो। बनाए जाए, ऑलिव हम्म। ऑयल हो, कनोला ऑयल हो, वो ऑयल जिनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है, तो एक तो ये काफी हेल्दी हो जाएगा इस लिहाज से कि घर पे बनाई जाए। बाहर का आप लेंगे तो वो घी और ऐसी चीजों में और तेल को बार बार बहुत ज्यादा पकाते हैं, तो वो नुकसानदेह हो जाता है। सही। तो सेकंड ये करें कि इसकी मिकदार कम रखें। ठीक है, बंदे का दिल करता है थोड़ा बहुत आधा खा लिया, एक खा लिया, छोटा साइज का है तो ये करें। दूसरा ये कि फल सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। ये तो इफ्तार हो या ना हो, आम जी जी। खाना हो या ना हो, उसमें मरीजों को मैं ये कहता हूं कि वो चीजें खाएं जो मीठी भी कम हो और चिकनी भी कम हो।
तो फल सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। और अमूमन हमारी जो ग़िज़ाएं जो हमें मोटा करती हैं, इफ्तार में तो ये पकोड़े समोसे हैं, आम जी। दिनों के अंदर रोटी और चावल का इस्तेमाल हम लोग देसी लोग ज्यादा करते हैं। हाँ। तो इनको अगर कम कर दिया जाए तो आपकी ग़िज़ा बहुत हेल्दी हो जाती है। गोश्त, चिकन का इस्तेमाल आप ज्यादा करें, वो मोटा नहीं करता, प्रोटीन भी मिलते हैं, वो अच्छा सही। है। सही। अच्छा है। तो फल सब्जी चिकन और थोड़े से कार्बोहाइड्रेट के साथ ये एक बैलेंस ग़िज़ा रहेगी आपकी। बल्कि और फिर मैंने ये तो भी कोई जरूरी नहीं है, लोगों का घरों में रिवाज बना है कि अच्छी खासी इफ्तार छोड़ के फिर 1-2 घंटे खाना भी खाना होता है रात का। हाँ, तो ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है, इफ्तार आपने कर ली मेरे तो वही ख्याल आपको में रात तक खाना है। अगर रात का खाना स्किप कर दें तो ये बहुत अच्छा हमारा लाइफस्टाइल बन जाएगा कि हम इफ्तार के टाइम पे बस खाना जो भी हम खा रहे हैं वही सफिशिएंट हो जाए, बजाय इसके कि हम रात में खाकर फिर बिस्यारखोरी की तरफ चले जाएं। देखिए, आप इफ्तार कर लें अगर 7-7:30 बजे, और फिर वो तो 2-3 घंटे में तो ग़िज़ा सारी हजम नहीं होती, अब फिर दोबारा से एक नया खाना मील कैसे खा सकते हैं? बिल्कुल। खाने की जरूरत ही नहीं है। ये जो हाँ, आपने गलत आदत जानबूझ के लगाई है आदत अपने है। को, हाँ, पेट पेट भी खाली नहीं होता, ना ही भूख लगती है बिल्कुल। इतनी 2-3 घंटे में इंसान को। तो ये एग्जैक्टली। गलत परंपरा आपने खुद ही शुरू कर ली है। हाँ। कुछ कुछ घरानों में तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ना जरूरत है, ना खाना चाहिए, उसके नुकसानात बल्कि है, फिर वही आप खा के खाना सो अगर जाएंगे, आप वही फिर खान एसिडिटी होगी, वो हाँ, ब्लोटिंग तेजाबियत होगी, होगी एसिडिटी और नींद होगी। खराब होगी। जी। अब बल्कि वही खाना अगर आप थोड़ा रुक के सहरी में खा लें, कुछ ऐसा मिला जुला बिल्कुल। वक्त हो कि वो सहरी में खाने वो खाना, और फिर इफ्तार में जो आप अपना खाना खाते हैं, तो ये 2 टाइम जो है वो इनफ हो जाता है, और इससे भी हम बहुत अच्छा बिल्कुल। लाइफस्टाइल अपना मेंटेन कर सकते हैं। बल्कि मैंने एक रेसिपी बिल्कुल। देखी थी, उसमें जो है रोल की जो पट्टियां आती हैं उसकी जगह कैबेज का लीफ यूज़ किया हुआ था, और उसमें सारी फिलिंग यूज़ की हुई थी, तो वो भी एक बहुत अच्छा हेल्दी ये है। बहुत अच्छी बात आपने की हम्म। कि अब तो यूट्यूब के ऊपर माशाल्लाह से हम्म। इतने तरीके हैं हेल्दी खाने बनाने के, कि आप वो नई नई चीजें ट्राई करें तो बहुत सारी ऐसी हेल्दी चीजें आपको मिल जाएंगी कि जिनको आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं अपनी अनहेल्दी चीजों से। ये आपने बहुत सी बात की कैबिज लीफ से, जो उसकी पट्टियां रोल की बनाने की। जी। इस तरह बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। एग्जैक्टली exactly। अच्छा, आजकल हमने कुछ जो जिम इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो जिम आजकल कर रहे होते हैं रोज़े में, उनसे बहुत सुना है, और इन्फ्लुएंसर से बहुत सुना है कि रोज़े के दौरान इफ्तार से कुछ कबल आप जो है ना जिम करें, और वो आपकी बॉडी को ज़्यादा डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो उसमें पानी की कमी नहीं हो जाती क्या? क्योंकि पानी का इंटेक तो बड़ा ज़रूरी होता है, और काफ़ी लॉन्ग स्पैन पानी का अगर नहीं हमने पीना और उसी में हम जिम भी कर रहे हैं, तो क्या ये नुकसानदेह है या इसके कुछ फ़ायदे भी हैं? देखिए, रोजे की हालत में जिम करना तो उसका नुकसान कह लें या मसला हो सकता है कि पानी की कमी हो सकती है, जाहिर सी बात है। जी अगर जी। आप बहुत ज्यादा पसीना डिहाइड्रेशन आपका हो निकल सकती है, गया है, बिल्कुल। हाँ। तो आप बिल्कुल डिहाइड्रेशन होगी, और फिर आपको वैसे ही आप खाना नहीं होता, पेट में ग्लूकोज नहीं होता, जिस्म हम्म। में कम होता है। तो ये कोई मेरे ख्याल से बहुत हेल्दी चीज तो नहीं है। आप इफ्तार थोड़ा सा करें, उसके बाद आप दबा के जिम करें, बहुत अच्छी बात हाँ, है, बल्कि करना खा चाहिए खा इफ्तार पी के के कुछ बाद। करें। हाँ। और थोड़ा बल्कि खा पी के अगर आप वॉकिंग भी ड्यूरिंग करें। अगर आप रोजे के दौरान कार्डियो कर रहे हैं और आपका हार्ट रेट फ्लक्चुएट हो जाए, तो वो भी एक खतरे का अलार्म नहीं है? हार्ट रेट ऐसे फ्लक्चुएट नहीं होता, बस आपने जो पहले बात कही थी वो मेरे ख्याल से ज्यादा मुनासिब है कि डिहाइड्रेशन एक सबसे बड़ा मसला रहता है रोजे के दौरान। अच्छा। बाकी तो कोई इशू नहीं है, अच्छा, एक्सरसाइज ज्यादा आप कुछ कर भी इशू सकते नहीं हो, होता। जवान लोग हैं लड़के। हाँ। मैं बल्कि जैसे मुझे याद है, मैं स्क्वॉश बहुत खेला करता था, तो मैं रोजे से पहले खेला करता था खूब दबा के, हम्म। रोजे से 1-8 घंटा पहले, और जैसे ही पानी का टाइम होता था वो इफ्तार भी हो जाती थी। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 1-8 घंटे पहले करें, कि हाँ। आप कि पानी जब आपको पीना ही हो तो इफ्तार हो चुकी हो तब तक, तो सही। इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल। मगर डिहाइड्रेशन होना एक मसला रहता है, अगर वो सही हो तो फिर कोई मसला नहीं। हाँ, मतलब ये क्या, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो करें, और डिहाइड्रेशन से अगर आपको लग रहा है कि अभी फ़ौरन इफ्तार कर लूँगा, या फिर इफ्तार के कुछ टाइम बाद आप कर लें, तो वो भी इफ़ेक्टिव है। जी, कभी पता नहीं होता ना, कभी आपने ज्यादा कर लिया, कभी गर्मी ज्यादा थी, हम्म। ज्यादा पसीना निकल गया, तो फिर आपके ऑप्शन क्या रहेगा? एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होगी तो आपको रोजा तोड़ना पड़ जाएगा, या एग्जैक्टली। तबीयत खराब हो जाएगी, बेहोश बेहोश हो जाएंगे। तो हमेशा नहीं होता, मगर छोटा सा खतरा रहता है। रोजा खराब करने की क्या जरूरत है? जो काम आपने बिल्कुल। बाद में आप कर सकते हैं, वो क्यों फिर आपने रोजे को रिस्क में डालना है अपने? सही। अच्छा, आप मुझे कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स बताइए, क्योंकि जो जब ओवर 50 में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं,
ठीक है, हम उनको रोज़ा भी रखवा रहे हैं, वो अपनी दवाइयाँ भी ले रहे हैं, लेकिन फिर उनको ऐसे क्या सप्लीमेंट्स देने चाहिए जो इनकी ओवरऑल बॉडी फंक्शन और मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छे हों और वो फिट रहें? अच्छा, ठीक है। देखिए, अमूमन जो इंसान सही खाता पीता है उसको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। अमूमन तो बिला वजह मल्टीविटामिन और बहुत सारे अलग अलग विटामिन लेने की जरूरत नहीं है, पैसे जाया करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ज्यादातर केसेस में खाना पीना ठीक है आपका, मतलब खाने में आपके सारे हो, प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो और अच्छे कोलेस्ट्रॉल हो, नट्स अच्छे यूज कर फैट्स हो। लें, नट्स जो हैं उसमें भी काफी मिनरल्स और जी जी बिल्कुल। तो अगर खाना आपका प्रोपोर्शनेट हो, सही मिक्स सब कुछ, तो जरूरत नहीं पड़ती मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट्स लेने की। मगर एक बहुत जरूरी बात मैं आपको ये बताऊं, बूढ़े लोगों के लिए, खास तौर पर खवातीन के लिए, वो खवातीन जो मेनोपॉज हिट के करीब होती हैं या हिट कर जाती हैं, तो उनकी हड्डियों का कमजोरी का काफी मसला रहता है हमारी अवाम में। जी जी। और छोटे मोटे गिरने से फ्रैक्चर हो जाते हैं, बड़ा मसला हो जाता है। तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए ठीक है, विटामिन डी और कैल्शियम ले लेना चाहिए, उससे थोड़ा फर्क पड़ता है। मगर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है जो खवातीन या मर्द बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वजन उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, सबसे ज्यादा मजबूत उनकी हड्डियां होती हैं और बुढ़ापे में मजबूत रहती हैं। ये बेशुमार रिसर्च से साबित हुआ है कि कोई खाना पीना, विटामिन कैल्शियम इतना इफेक्टिव नहीं है जितना वजन उठाना, बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग करना साबित है। हाँ, तो उससे मसल मास बढ़ता है, तो वो फिर मसल स्ट्रांग होते हैं। और अगर आप देखिए, मसल तो स्ट्रांग होता है, हाँ। मगर मसल लगे हुए होते हैं हड्डी के साथ, तो वो हड्डी को भी स्ट्रांग करते हैं। मैं हड्डी के खास तौर पे बात कर रहा हूँ। अमूमन बहुत बड़ा मसला है ये हमारे माशरे का। बूढ़ी खवातीन, बूढ़े मर्द भी, उनकी कैल्शियम विटामिन डी कम आता है, हड्डियां बहुत कमजोर होते हैं, उनके बहुत ज्यादा फ्रैक्चर होने शुरू हो जाते हैं। तो उनका सबसे अच्छा हल है कि जवानी के अंदर ही वेट लिफ्टिंग उनको करनी चाहिए। लेकिन अगर वो ऑलरेडी उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है, अर्थराइटिस हो चुका है, फिर वो वेट लिफ्टिंग तो नहीं कर सकते ना? बिल्कुल कर सकते हैं, अपने हिसाब से उठाएंगे ना वेट। बहुत वो कोई बॉडी बिल्डर वाला वेट तो नहीं उठाना उन्होंने। सही सही। 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो इससे शुरू करेंगे। इसी से आहिस्ता आहिस्ता मसल भी बनेगा और बोन भी बनेगी। अच्छा, जबरदस्त। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो कहते हैं ना, मूवमेंट इज मेडिसिन, तो वो मूवमेंट बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल। हमारे इसी तरह जो है अगर हम विटामिन डी ले रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि वो उसके साथ फिर कुछ और भी लेना पड़ता है ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके बॉडी में, क्योंकि सब कहते हैं कि कैल्शियम ऐसे ही क्योंकि विटामिन डी का नेचुरल सोर्स तो सनलाइट है, तो इसके बारे में जो इबाहम है वो भी दूर कर दीजिए। देखिए, विटामिन डी का असल जिस्म में काम क्या होता है कि वो जो कैल्शियम है वो हमारी हड्डियों में लगाए ताकि हड्डियां मजबूत हो जी। तो अमूमन दवाइयां भी जो आती हैं उनमें कॉम्बिनेशन के साथ ही आती हैं, ज्यादातर विटामिन डी और कैल्शियम साथ होता है, क्योंकि ये दोनों मिलके ही काम करते हैं जी। सिर्फ कैल्शियम डाल दें आप जिस्म में, विटामिन डी ना डालें तो वो पेशाब में निकल जाएगा। अच्छा। सिर्फ विटामिन डी डाल दें, कैल्शियम ना डालें तो वो कोई फायदा नहीं है, वो कुछ कैल्शियम होगा ही नहीं हड्डियों में लगाने के लिए। तो दोनों को कॉम्बिनेशन में देते हैं ताकि हड्डियों पे जाके लगे वो। तो ये बात तो ठीक है, खैर विटामिन डी और कैल्शियम साथ लेना चाहिए। मगर ये जितने भी विटामिन है, मैं इसमें एक बात कहूँ बहुत जरूरी है कि अपना टेस्ट पहले करा लें कि विटामिन डेफिशिएंसी है भी कि नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि ज्यादातर लोग बस ऐसी विटामिन मल्टी विटामिन लेना शुरू कर देते हैं कि कमजोरी महसूस हो रही है और कोई फायदा नहीं होता। ज्यादातर कमजोरी जो मैंने देखी है बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, के जहनी कमजोरी ज्यादा होती है हमारे माशरे में बजाय कि जिस्मानी कमजोरी। अच्छे खासे हट्टे कट्टे खाते पीते तंदुरुस्त लोग कहते हैं जिसमें थकन कमजोरी हो रही है, तो वो मेंटल कमजोरी होती है, फटीग होती है, या फिर वो उनका परसेप्शन होता है, ये कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा, नहीं, परसेप्शन भी नहीं होता। देखिए, साइकाइट्रिक बहुत सारी बीमारियों में थकन कमजोरी महसूस होती है। डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, इसकी बीमारी में थकन कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होती है, जिसमें दर्द भी होते हैं अलग अलग जगहों पे। मगर आप टेस्ट कराएंगे तो सारे टेस्ट नॉर्मल आएंगे। अच्छा। तो वो फिर साइकेट्रिक इलाज से ही वो थकन, वो कमजोरी और वो तकलीफ जाती है। अच्छा, बल्कि ये बहुत कॉमन है।
अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि बीइंग साइकियाट्रिस्ट आप लोगों को क्या मशवरा देंगे कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए जो सारे एसेंशियल हार्मोन्स होते हैं, सेरोटोनिन, एंडोक्राइन और ऑक्सीटोसिन, ये सब हम नेचुरल सोर्स से किस तरह हासिल कर सकते हैं? देखिए, एक एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत होती है, हर चीज की का ख्याल रखने की जरूरत होती है। जैसे कि आप हेल्दी खाना खाएं, आप रोज एक्सरसाइज करें, नींद आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बड़ी परफेक्ट स्लीप होनी चाहिए, वक्त पे सोना, वक्त पर उठना, मेरे ख्याल में 7 से 8 घंटे। सारा मसला ही नींद से शुरू होता है। जितने भी साइकियाट्रिस्ट इशू हैं वो नींद से ही शुरू होता है, नींद जब बिल्कुल। अगर प्रॉपर ना हो जब तो। बीमारी शुरू होती है तो अमूमन पहली चीज, पहली अलामत नींद खराब होना होती है अक्सर बीमारी में, ये बात आपने ठीक कही। हम्म। तो आप इन चीजों का ख्याल रखें, बहुत जरूरी है। हम्म। तो ये इससे जब जिस्मानी सेहत अच्छी होती है तो मेंटल सेहत भी अच्छी होती है, अच्छा, और मेंटल सेहत अच्छी होती है, जिस्मानी सेहत भी अच्छी मैंने होती एक है। डॉक्टर को बोलते सुना था कि उनकी एक पेशेंट थी, उसको बहुत सीवियर डिप्रेशन था, लेकिन जब उन्होंने हम्म। उसके टेस्ट करवाए तो उसको पता चला कि उसमें विटामिन डी की कमी है। तो हम तो समझ रहे हैं डिप्रेशन हो गया तो उसको ये कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, केमिकल इम्बैलेंस हो गया, हम इस तरफ जाके सोचते हैं और उसी तरह की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन क्या विटामिन डी भी ऐसा ज़रूरी इसेंशियल विटामिन है कि जिसकी एब्सेंस या जिसकी कमी बेशी से जो है आप को जहनी इमराज भी लाक हो सकते हैं? अच्छा, देखिए, मैं आपको थोड़ा सा, और ये ऑडियंस को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं कि एक हम कहते हैं प्राइमरी डिप्रेशन, अच्छा। या प्राइमरी साइकेट्रिक कोई भी बीमारी, और अच्छा। एक हम कहते हैं सेकेंडरी डिप्रेशन या हाँ, सेकेंडरी नफ्सियाती बीमारी। क्लिनिकल। हाँ। इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। अच्छा। जो आप बता रही है ना कि विटामिन डी की कमी की वजह से डिप्रेशन हो जाए, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी डिप्रेशन। अच्छा। वो सिर्फ विटामिन डी की कमी जरूरी नहीं है, वो मैग्नीशियम की बहुत शदीद कमी हो जाए, अच्छा। खून की बहुत शदीद कमी हो जाए, कोई और जिस्मानी बीमारी हो जाए जो कि बहुत शदीद हो, तो उन बीमारियों से भी, उन जिस्मानी कमजोरियों से भी जहनी कैफियत खराब हो सकती है, अच्छा। जहनी बीमारियां हो सकती हैं। तो तो क्या इनको हम हमें कहते हैं ये जो सेकेंडरी डिप्रेशन। जी, तो क्या हमें ये जो मैग्नीशियम आपने बताया उसकी एब्सेंस या जी विटामिन, तो क्या हमें इसके लिए कोई ऐसा टेस्ट करवाना चाहिए कि जिससे हमें पता चले कि सारे विटामिन मिनरल्स पूरे हैं हमारी बॉडी में, या फिर जो है जब कोई अलामत आती है उस डायग्नोसिस पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, या फिर आप खुद ही बता दीजिए हमारे नाज़रीन को कि कौन कौन से एसेंशियल विटामिन मिनरल्स हमें लेने चाहिए? वो ग़िज़ाई ज़रूरत से तो पूरे होते ही होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें एक्स्ट्रा कुछ मैग्नीशियम लेना है, विटामिन लेने, तो वो भी बता दीजिए कोई सप्लीमेंट्स। जी, मैं बिल्कुल ये बता रहा था कि इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डिप्रेशन, मतलब कि कोई और जिस्मानी बीमारी की वजह से जहनी बीमारी भी हुई, जैसे थायराइड का मसला हो, कम हो या ज्यादा हो, तो उसमें भी जहनी बीमारी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। तो हम उसको कहते हैं कि डिप्रेशन सेकेंडरी टू हाइपोथायरॉइड या हाइपरथायरॉइड। तो अच्छा। उसके अंदर हम जो जिस्मानी बीमारी है उसको हल करते हैं तो अमूमन डिप्रेशन खुद ही ठीक हो जाता है, अच्छा। जैसे कि आपने विटामिन डी का बताया। मगर मेजॉरिटी केसेस के अंदर जो डिप्रेशन हमारे पास आता है वो प्राइमरी डिप्रेशन होता है, सही। मतलब कि उसके आप टेस्ट वगैरह सारे कराएंगे तो सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं। अच्छा। तो उसके अंदर फिर विटामिन और चीजें देने से कोई फायदा नहीं होता, सही। उसमें फिर आपको एंटी डिप्रेसेंट ही देनी पड़ती है। ठीक है। तो अच्छा। ये फर्क समझना जरूरी है। इसी तरह बहुत ज्यादा खून की कमी हो जाए, अनीमिया हो जाए जिसे हम कहते हैं, तो उसमें भी डिप्रेशन होता है, तो उसके अंदर हम एंटी डिप्रेसेंट नहीं देंगे, बल्कि उसके खून का जो कमी है उसको पूरा करेंगे। ठीक है। अच्छा, लास्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों को आजकल फैटी लिवर है, तो वो किस तरह रोज़े में रोज़ा किस तरह उनकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकता है, लिवर को डिटॉक्सिफाई कर सकता है? रोज़ा कैसे उमूमन तमाम बीमारियों से छुटकारे के लिए एक अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन मेथड है? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो सिर्फ वजन कम करने से ही ठीक हो जाती हैं। तो फैटी लिवर भी कुछ ना कुछ उसमें शामिल है कि हेल्दी खाना खाने से, कम खाना खाने से, वजन कम करने से फैटी लिवर में भी कुछ ना कुछ बेहतरी आती है। फैटी लिवर होने के, मोटापे के अलावा भी दूसरी कॉजेज होती है। कहते हैं कि बॉडी में सूजन, इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो तो फैटी लिवर हो जाता है। अच्छा। और हमेशा वजन से इसका ताल्लुक नहीं होता, मगर रोजे से जाहिर सी बात है ओवरऑल बॉडी की सूजन, इन्फ्लेमेशन और ये बेहतर होती है। ऑटोफेजी का फिनोमेना होता है कि जिसम अपने गंदगी जो है उसको साफ करता है, तो वजन कम करने से बेहतरी तो आती है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें जो रमज़ानुल मुबारक में रोज़े की अफादियत बताई और इसी रोज़े की अफादियत को हम सही तरीके से यूटिलाइज़ करके किस तरह अपनी मेंटल और फिज़िकल वेलबींग को अच्छी तरीके से हम इस रमज़ानुल मुबारक में लेके चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।